हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, जहां हम जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स को देख रहे थे। कल हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट किया था। मेंडेलियन जो जेनेटिक्स होता है जिसके अंतर्गत मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट पे उसके रिजल्ट के आधार पे जो दो लॉ दिए गए थे मेंडल के द्वारा, उन लॉ को हमने देखा था, जिसमें से एक प्रभाविता का नियम था और दूसरा सेग्रीगेशन का नियम यानी कि विसंयोजन का नियम, जिसको हम पृथक्करण भी कहते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को हमने देखा था। उसके बाद से मेंडल के जो जितने वर्क थे उनके अपवाद के रूप में दो तीन चीजें हमने देखी थी, जैसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम, उसके बाद से सह प्रभाविता का नियम। इन सारी चीजों को देखने के बाद से दो तीन टॉपिक और है छोटे छोटे जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी जो मेंडल ने लॉ प्रतिपादित किए थे उस लॉ को ये फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत ये सारी चीजें हमको देखनी थी, वह इसी से रिलेटेड हैं, इसलिए हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद से ही इन सारे टॉपिक्स को देखना उचित समझा। इसके बाद से जब ये आज के दो तीन टॉपिक हम खत्म कर लेंगे तो जितने टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं उस पर बेस्ट जितने भी एमसीक्यूज होंगे उसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस और उसके आगे आने वाले टॉपिक्स को देखेंगे। तो फिलहाल ये टर्म है, एक टॉपिक है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि बहुजीनी वंशागति। इसको देखते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, बहुजीनी वंशागति यानी कि बहु मतलब ज्यादा होता है और जीन मतलब जीन और वंशागति। अभी तक हम लोग कल देखे थे कि सप्रभाविता के अंतर्गत ह्यूमन में कैसे ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, कैसे ब्लड ग्रुप जो चार पाए जाते हैं वह एक जीन कंट्रोल करता है। उस जीन का नाम हमने क्या बताया था? आई जीन बताया था। तो आई जीन के हमने तीन अलील देखे थे जिसकी वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप बन रहे थे। तो एक जीन के तीन अलील थे। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, यानी कि इसमें ऐसा होता है ना कि एक विशेषक कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, अभी तक हम पढ़ते आए हैं पीछे के क्लासेस में कि एक जीन एक विशेषक को, एक ट्रेट को कंट्रोल करती है, एक लक्षण को कंट्रोल होती है। एक जीन एक लक्षण को कंट्रोल करती है जिसके दो विशेषक होते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक्सेप्शन, उसका अपवाद हमने क्या पढ़ा था कल कि आई जीन के तीन अलील के रूप में हमने देखा था, जिसको हम लोग मल्टी एलिलिज्म भी कहते हैं, यानी कि बहु अलीलिक प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको देखा था, यानी एक जीन के दो अलील फिर उसके तीन अलील देखे। ठीक है, मेंडल ने एक जीन के कितने अलील बताए थे? दो अलील बताए थे। आज हम देखेंगे कि कौन किसी किसी चीज में, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में एक विशेषक, कुछ ऐसे विशेषक होते हैं जो एक से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, तो वह उसी प्रक्रिया को, उस प्रकार के वंशागति को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि बहुजीनी वंशागति कहते हैं। तो ऐसी वंशागति जिसमें कुछ विशेषक तीन या तीन से अधिक जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं। इसमें से एक एग्जाम्पल मानव के त्वचा रंग, मानव का त्वचा रंग है, यानी कि ह्यूमन में जो स्किन कलर दिखाई देता है, आप ही लोग देखना अपने आसपास, कोई बहुत गोरा होता है, कोई बहुत काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई अलग टाइप का सांवला होता है ना, बहुत सारे कलर मिलते हैं देखने को। ह्यूमन स्किन कलर अगर कहें कि दो तीन कलर, तो दो तीन कलर भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि कई सारे क्रीम आप जब खरीदते हैं तो उसके साथ एक स्किन कलर का रेंज दिया रहता है, बहुत सारे रेंज दिए होते हैं, उस कलर को देखना, कई सारे कलर होते हैं। तो एक जो ह्यूमन का स्किन कलर है, यानी कि मानव जो त्वचा का रंग है, वह एक नहीं, बहुत सारे जीन के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक, वैसे ही मानव का जो हाइट है, हाइट में हम देखते हैं कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम कद का है। अगर उसकी लंबाई नापे हम तो कोई 7 फीट का है, तो कोई 6 फीट कुछ इंच का है, अब कोई 5 फीट 2-2.5 इंच का है, कोई 3 इंच का, 4 इंच का, और इंच में भी सेंटीमीटर पे हम जाएं, मोटा मोटे इंच को लेके चलते हैं, अगर सेंटीमीटर में भी हम जाएं तो वहां पे भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लंबाई में ये जो वेरिएशन है ये भी एक नहीं बल्कि 3 या 3 से अधिक जीन के द्वारा लंबाई को भी कंट्रोल किया जाता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो हमारे जो मानव का कलर है और मानव की जो लंबाई है वह 3 या 3 से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसलिए ऐसे वंशागति को जिसमें एक विशेषक 3 या 3 से अधिक जीन के द्वारा या एक से अधिक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यानी कि बहुजनी वंशागति के रूप में जानते हैं। अगर हम
मानव के स्किन कलर को लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 जीन ए, बी और सी मानव के त्वचा रंग को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे में जो स्किन कलर होता है, जैसे मेरा है कलर जो, मान लो कि उसको 3 कौन जीन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उस जीन का नाम हमने क्या दे दिया, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी की स्थिति क्या हो सकती है, हमने मोस्टली देखा है मेंटल के स्टडी के दौरान कि मोस्टली जीन के 2 एलील ही होते हैं। तो ज्यादातर जीन के कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं, बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। उसमें से एक हमने क्या देखा, उसमें से एक्सेप्शन में से एक हमने क्या देखा, मल्टीपल एलील थे किसके, आई जीन के, जो हमारे में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जीन के 2 ही एलील होते हैं। तो ये मान लो कि ए बी सी हमारे त्वचा को कंट्रोल करने के लिए ये तीनों जीन हैं, तो इनकी 3 स्थितियां बन सकती हैं। ये क्या होता है, 2 एलील रहेगा, ए जीन का 2 एलील रहेगा, कैपिटल ए, बी जीन का भी 2 एलील हो सकता है, कैपिटल बी, और सी जीन का भी 2 एलील हो सकता है, कैपिटल सी। यानी कि तीनों जीन अगर अपने डोमिनेंट एलील के साथ रहेंगे तो उस आदमी का कलर डार्क कलर होगा, यानी कि वो बहुत काला होगा। क्या होगा, बहुत काला होगा, क्योंकि यहाँ तीनों डोमिनेंट है, और डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, तो वह कलर कैसा बनाएगा, डार्क कलर बनाएगा, यानी कि काला कलर बनाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर यह अपने हेटेरोजाइगस फॉर्म में रहे, यानी कि एक जीन के 2 एलील, मान लो कि ये दोनों डोमिनेंट थे, एलील प्रभावित है, अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में रहे, एक प्रभावी रहे एक अप्रभावी रहे, वैसे ही बी जीन का एक एलील प्रभावी रहे और एक अप्रभावी रहे, और सी जीन का एक एलील प्रभावी रहे और एक एलील अप्रभावी रहे, तो इसका जो कलर बनेगा तो इससे थोड़ा लाइट कलर बनेगा, यानी कि उससे ये थोड़ा गोरा होगा। ठीक है, लेकिन इसके अपेक्षा ये बहुत डार्क कलर होगा, तो उससे हल्का कलर इसका होगा। अगर सारे जीन अपने रिसेसिव एलील के साथ मौजूद हो, किसी आदमी में, किसी इंसान में, किसी जीव में, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी अगर ह्यूमन है उसमें अगर तीनों जीन अपने रिसेसिव एलील के रूप में हो, यानी कि स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो ऐसे इंसान का कलर कैसा हो जाएगा, एकदम से लाइट कलर होगा, यानी कि वो बहुत गोरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, यहाँ लाइट कलर मतलब गोरा, तो गोरा काला तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत गोरा हो जाएगा। यह क्या होगा, इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा इसका, यानी बीच का रहेगा, ना बहुत गोरा रहेगा ना ही बहुत काला रहेगा, तो यह बीच का कलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने तीनों का एक क्या किया, एक होमोजाइगस कंडीशन लिया तीनों जीन का, एक तीनों जीन का हेटेरोजाइगस कंडीशन लिया, और एक जीन का उसी का रिसेसिव फॉर्म हमने लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसके अलावा मान लो कि एक जीन कोई है जो अपने डोमिनेंट एलील के साथ है, जबकि दूसरा वाला अपने हेटेरोजाइगस एलील के साथ है, जबकि तीसरा वाला रिसेसिव फॉर्म में है, तो ऐसे का कलर क्या बनेगा, इसका भी कलर कुछ और बनेगा। ठीक है, जैसे कैपिटल बी, स्मॉल सी, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। या फिर ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि जो ए जीन है अपने रिसेसिव एलील के साथ रहे, दोनों रिसेसिव एलील के साथ रहे, और बी जीन अपने डोमिनेंट एलील यानी कि प्रभावी एलील के साथ रहे, या फिर सी रह जाए वो हेटेरोजाइगस रूप में रहे। तो यानी कि इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और इसके अलग अलग कलर बनेंगे, हर कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग कलर बनेगा। कहने का तात्पर्य इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि यह जो ह्यूमन का स्किन कलर है, यानी मानव के जो त्वचा का रंग है, वह एक से अधिक जीन से कंट्रोल किया जाता है, इस वजह से हमारे रंगों में इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, वैसे ही हाइट का है, हाइट के भी जीन एक से अधिक जीन होते हैं जो हाइट को कंट्रोल करते हैं, 3 से अधिक, या फिर यूं कहें कि 1 से अधिक जीन या उससे भी अधिक हो सकते हैं जो हाइट को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जनसंख्या में, ह्यूमन पॉपुलेशन में अलग अलग हाइट के लोग दिखाई देते हैं। इस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये तीनों चीजें पढ़नी थी। इसमें जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें जीन का तो रोल रहता है, लेकिन हम किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे वातावरण में हम रहते हैं, उससे भी इसका असर पड़ता है। जैसे जीन की वजह से कलर होता ही होता है, अगर हम
जिस परिवेश में रह रहे हैं उसका भी असर कलर पे पड़ता है। तो इसके अंतर्गत इसमें पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या असर पड़ रहा है उस चीज को भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे मान लो कोई देश है जिसके निवासी हैं, वह देश इक्वेटर के नजदीक है, जो विषुवत रेखा है उसके आसपास है। तो आपको पता है कि इक्वेटर पे जो भी कंट्रीज हैं इक्वेटर के आसपास, वहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है, सूरज का प्रकाश सीधा पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और वहाँ के जो कलर, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके, अब जब सूरज का जो प्रकाश रहेगा वो तेज पड़ेगा, जैसे गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ क्या होता है, कोई आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा धूप में रह जाता है, स्किन काला हो जाता है। उन्होंने जो विषुवतीय रेखा के आसपास की कंट्री हैं वहाँ के लोगों को हमेशा उतनी तेज धूप झेलनी पड़ती है, इस वजह से उनका कलर काला होता है, ठीक है, उनका कलर थोड़ा डार्क होता है, हमारे अपेक्षा डार्क होता है। वैसे ही जहाँ हमेशा ठंडी पड़ती है, बर्फ वाले इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे सूरज की तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के कलर जो लोग होते हैं उनका कलर लाइटर होता है, हल्का कलर होता है, वो गोरे होते हैं। तो जेनेटिक्स के अलावा, आनुवंशिकी के अलावा, इसमें हम इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के प्रभाव को भी एडिटिव रखते हैं, इसको भी जोड़ते हैं, इसके अंतर्गत उसको भी परखा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एलील को हम जोड़ रहे हैं, एलील के प्रभावी रूप को यानी डोमिनेंट रूप को हम जीन के डोमिनेंट एलील को जैसे जैसे जोड़ रहे हैं वैसे वैसे डार्क कलर होता जा रहा है। इसलिए यहाँ हम कहते हैं कि प्रत्येक एलील जो होते हैं, प्रत्येक जो प्रभावी एलील होते हैं, उनके बढ़ने के साथ त्वचा का रंग डार्कर होता जाता है, काला होता जाता है। इसलिए प्रत्येक, यहाँ एलील को कहते हैं कि प्रत्येक एलील का रोल क्या है, एडिटिव है, यानी कि यूजी है। क्या है, एडिटिव यानी यूजी है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कलर इसका लाइटर होगा यानी थोड़ा गोरा होगा, ठीक है। लेकिन यही ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो इसका कलर और हल्का होगा। इस दोनों में किसका कलर हल्का होगा, यहाँ पे दो जीन के, यहाँ पे डोमिनेंट रूप है, दो जीन के प्रभावी एलील हैं, ए जीन के दोनों प्रभावी एलील हैं और बी जीन का एक प्रभावी एलील है ना। तो इसका कलर क्या होगा, इसके अपेक्षा डार्क होगा। क्या होगा, इसके अपेक्षा क्या होगा, डार्क होगा। जबकि इसमें जहां पे एक जीन का जो एलील है उसका एक ही एलील डोमिनेंट है, बाकी सारे के सारे एलील क्या है, रिसेसिव हैं, तो इसका कलर इसके अपेक्षा हल्का होगा, यानी लाइट कलर होगा, ठीक है। ये डार्क कलर का होगा तो ये लाइट कलर का यानी कि हल्के कलर का होगा। यानी कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे एलील का प्रभावी रूप बढ़ रहा है वैसे वैसे कलर डार्क होता जा रहा है। इस वजह से हमने ऐसे लिखा था कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका कलर सबसे ज्यादा डार्क होगा, सबसे ज्यादा डार्क ये एलील के प्रभावी रूप के साथ हो जाएगा। यानी कि प्रत्येक प्रभावी एलील का योगदान क्या है, रोल क्या है, एडिटिव है यानी योजी है। यह जितना प्रभावी रूप में रहेगा वह अपने प्रभाव को ऐड करता जाएगा और कलर को डार्क बनाता जाएगा। इस तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ये हमको देखना था, जहाँ पे एक विशेषक कलर क्या है, विशेषक है, हमारे स्किन का कलर क्या है, विशेषक है, और एक विशेषक कई सारे जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, यानी कि बहुजीनी वंशागति में। इसके बाद से एक और टॉपिक है जिसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। प्लियोट्रॉपी यानी कि बहुप्रभाविता, यानी कि हमने क्या देखा, एक विशेषक कई सारे जीन से कंट्रोल हो रहा था इसके पहले, अब यहाँ पे है एक जीन कई सारे फेनोटाइप को कंट्रोल करेगा, यानी कि एक जीन की वजह से कई सारे फिनोटाइप यानी कि दृश्य प्रारूप हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसे प्रभाव को हम प्लियोट्रॉपी यानी कि बहुप्रभाविता कहते हैं। इसमें एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को यानी अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत वो सारे केसेस आते हैं, मुख्य जो अधिकतर मामले जो आते हैं वह उसमें से एक जीन का उपापचयी परिपथ
यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे पर प्रभाव क्या पड़ता है, उसी की वजह से वह एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है, फिनोटाइप के एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। जैसे हम मान लें, क्या माने, जैसे एक कोई सब्सटेंस है, एक कोई पदार्थ है, ठीक है, एक पदार्थ है जो जहां पे एक एंजाइम यहाँ आ रहा है, उत्प्रेरक उस पदार्थ को बी में बदल दे रहा है। क्या कर दे रहा है, उस पदार्थ को बी उत्पाद में बदल रहा है, और बी बनने की वजह से सी बन रहा है, डी बन रहा है, या ई। हमें फिनोटाइप, 3 प्रकार के फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं। किसकी वजह से, एक जीन की वजह से। यहाँ पे मान लो एंजाइम मैंने लिखा, ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ है, ये क्या है, उत्पाद है, और यह 3 फिनोटाइप है सी डी ई, यह दृश्य प्रारूप हैं जो इस जीन के वजह से ये तीनों प्रकार का फिनोटाइप हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये उचित होगा कि एक और पेज ऐड करते हैं। चलो एक और पेज ऐड करते हैं। इसमें क्या बताया मैंने, इसको अलग देखते हैं, इस पेज पे जगह कम है स्लाइड पे, इसको आगे देखते हैं। क्या बोला मैंने, मान लो कि कोई एक प्रोडक्ट है, ये नहीं सॉरी, ये सबस्ट्रेट है यानी कि पदार्थ है, जिस पर कोई एंजाइम आएगा, काम करेगा और इसको बी में बदलेगा, यानी कि उस एंजाइम का उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा, बी होगा। अब जब ये बी बनेगा तो इसकी वजह से 3 हमको फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, सी, सी, डी और ई। ठीक है, अगर यहाँ पे एक एंजाइम आ रहा है जो क्या करेगा, इस पदार्थ पे काम करेगा और इस पदार्थ को बी में बदल देगा, जिसकी वजह से 3 हमें फिनोटाइप देखने को मिलेंगे, 3 दृश्य प्रारूप देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश, इसमें कारण क्या होता है, तो इसको कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे है। क्या है, उपापचयी परिपथ है। क्या है ये, मेटाबॉलिक पाथवे यानी कि उपापचयी परिपथ है। तो इसमें क्या है, एक अगर नहीं बना, मान लो किसी कारणवश यह एंजाइम है, एंजाइम किस चीज से बनता है, कल मैंने बताया था, एंजाइम किस चीज से बनता है, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन कहाँ से बनता है जी, प्रोटीन कैसे बनता है, तो डीएनए पहले एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से ही क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, यानी कि सभी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया, एंजाइम जो प्रोटीन बनाया होगा डीएनए का वह खंड यानी जीन, उसमें क्या हुआ होगा, कोई डिफेक्ट आ गया, जैसे पॉइंट म्यूटेशन होता है, सिंगल म्यूटेशन। आगे इसी चैप्टर के अंत में चलेंगे तो हमें म्यूटेशन भी पढ़ना है, उत्प्रेरण शायद कुछ कहते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है, म्यूटेशन पढ़ना, उत्परिवर्तन सॉरी, उत्परिवर्तन कहते हैं म्यूटेशन को। उसमें क्या होता है ना, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से जैसा प्रोटीन बनना चाहिए वैसा प्रोटीन नहीं बनता है, डिफेक्टिव प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब उसी उत्परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, यह एंजाइम बना तो वह फंक्शनल नहीं बना, जो इसको काम करना चाहिए था वह काम वो नहीं किया, जिसकी वजह से यह प्रोडक्ट नहीं बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, यह प्रोडक्ट नहीं बना। तब यह जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो इसी प्रोडक्ट के आधार पर 3 फिनोटाइप दिखने थे, उस जीव में 3 फिनोटाइप दिखने थे, तो तीनों फिनोटाइप प्रभावित हो जाएंगे, है ना। जब यही नहीं बना तो इसके आधार पर जो 3 फिनोटाइप दिखने थे, दृश्य प्रारूप दिखना था, जिसको एक्सप्रेस करना था, वो तीनों दृश्य प्रारूप जो होंगे फिनोटाइप प्रभावित हो जाएंगे, यानी कि एक जीन की वजह से कई सारे फिनोटाइप यहाँ पे प्रभावित हो गए, है ना। तो इसको कहते हैं बहुप्रभाविता, एक जीन का कितना प्रभाव हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक पाथवे में ऐसे मतलब केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज होता है। ठीक है, यह एक बहुत रेयर डिजीज है, बीमारी है, जिसके बारे में जब हम मेंडेलियन डिजीज पढ़ेंगे तो उसमें फिनाइल कीटोन यूरिया की भी चर्चा करनी है, सिकल सेल एनीमिया की भी चर्चा करनी है, तो उसमें और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल यहाँ बताना जरूरी है कि जो फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी होता है, देखो बहुप्रभाविता का एग्जाम्पल अगर पूछेगा किसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ देखने को मिलता है, प्लियोट्रॉफी यानी कि बहुप्रभाविता, तो एग्जाम्पल में हम क्या देंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया देंगे। क्या देंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया एक बीमारी होती है जिसमें
यह फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है, ये फिनाइल जो होता है ना, ये फिनाइल एलानिन नामक अमीनो एसिड से बनता है। जैसे हमारे शरीर में फिनाइल एलानिन 20 प्रकार के एमिनो एसिड आपने पढ़े होंगे, 20 प्रकार के एमिनो एसिड में एक होता है एमिनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल फिनाइल एलानिन, ठीक है। तो फिनाइल एलानिन जब हमारे शरीर में रहता है, हम चाहे उसको भोजन के रूप में बाहर से लेते हैं, तो उसको हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में रहना हमारे शरीर के लिए मतलब हानिकारक होता है, उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है फिनाइल कीटोन यूरिया हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, सॉरी, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। देख लेना इसको क्या लिखता है, और हिंदी में देख लेना, फिनाइल एलानिन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम का क्या काम क्या है, जब फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में जाता है तो यह एंजाइम जो होता है वह फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदल देता है। टायरोसिन एक दूसरा अमीनो अम्ल होता है, उसमें बदल देता है, क्योंकि यह ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में रहेगा तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से यह एंजाइम प्रॉपर नहीं बन पाता। अब उसकी वजह से फिनाइल एलानिन हमारे बॉडी में इकट्ठी हो जाती है, जो दिमाग में हमारे ब्लड में रहती है और जाके हमारे दिमाग में भी इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से जो बौद्धिक विकास होना चाहिए जिसमें भी होता है, यह जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि माँ पापा से ये वंशागति के इनहेरिटेंस के तौर पे बच्चों में जाता है। तो यह क्या है, आनुवंशिक की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास रुक जाता है, हाथ और जो हाथ में के जो नाखून होते हैं, चाहे पैर के नाखून है, उनके कलर में भी बदलाव आ जाता है और स्किन भी लाइट हो जाता है, हल्के कलर का हो जाता है और शरीर से अजीब टाइप की स्मेल आती है, ठीक है। इस कारण यह क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेज में म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से तीन क्या हुआ, तीन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिनोटाइप प्रभावित हो जाता है। क्या, एक तो उस बच्चे के बाल जो होंगे, बाल का कलर चेंज हो जाएगा। जिस भी बच्चे को, जिस भी जीव को, मानव जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जिसको भी फिनाइल कीटोन यूरिया बीमारी होगी, इस एंजाइम के म्यूटेशन की वजह से उसमें, मतलब इस एंजाइम के अच्छे से ना काम करने के कारण, तो उसमें क्या होगा, उसका बौद्धिक विकास रुक जाएगा, उसका स्किन का कलर और नेल का जो होगा पिगमेंटेशन, उसमें बदलाव आ जाएगा। और तीसरा होगा कि बाल का कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। तो एक जीन की वजह से, एक जीन में कमी की वजह से क्या हुआ, तीन उसके दृश्य प्रारूप प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि फिनोटाइप प्रभावित हो रहा है। इसलिए इसको हम बहुप्रभाविता कहते हैं, यानी कि एक जीन ने कई सारे इफेक्ट दिखाए, एक जीन ने कई सारे इफेक्ट दिखाए, इसलिए इसको हम कहते हैं कि बहुप्रभाविता है, ठीक है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया की वजह से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी कि बौद्धिक विकास प्रभावित होता है, न होना। दूसरा केस क्या होता है, पिगमेंटेशन ऑफ नेल एंड स्किन, नाखून के कलर और स्किन के कलर में पिगमेंटेशन हो जाता है, कलर हल्का हो जाता है। वैसे ही दूसरा केस हमें मटर के केस में देखने को मिलता है। जैसे मटर का जो होता है, मटर का सीड होता है, उसमें स्टार्च ग्रेन्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल, यानी कि मंड के कण बनते हैं, ठीक है। तो मंड के कण को बनाने वाला एंजाइम जो होता है, अगर वह मान लो कि बी ऐसा एंजाइम है, वह मान लो कि बी एंजाइम, ठीक है, सॉरी बी जीन है, जो मटर में स्टार्च के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि मंड के जो कण है, जो मटर के, अब मंड का कण क्या है कि जैसे हमने पढ़ा पिछले क्लासेस में हमने देखा कि बीज जो होता है एक राउंड हो सकता है और उसका अपोजिट झुरीदार हो सकता है, यानी कि रिंकल हो सकता है, गोल नहीं तो झुरीदार। तो गोल बनने के कारण क्या होता है, जो एंजाइम, सारे एंजाइम अगर उसके प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो स्टार्च ग्रेन्यूल बनाएंगे ज्यादा, जिसकी वजह से उसका बीज क्या हो जाएगा, फूल जाएगा,
यानी कि गोल हो जाएगा। अगर वही स्टार्च ग्रेन्यूल कम बनेंगे तो वह फूल नहीं पाएगा, वो दीवार पे जोर नहीं डाल पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, तो वह झुर्रीदार हो जाएगा, यानी पिचका हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि मटर के केस में एक एंजाइम होता है, बी जीन होता है, जो मंड के कण के निर्माण को नियंत्रित करता है, निर्माण को कंट्रोल करता है। अगर यह जीन अपने डोमिनेंट स्टेज में रहे, यानी कि अपने दोनों प्रभावी एलील के साथ रहे, तो मटर का जो सीड बनेगा वह आकार में कैसा होगा, सीड का आकार जो होगा शेप है, यानी कि वो कैसा होगा, राउंड होगा, फुला फुला सा होगा, क्योंकि जितना कुछ उसके अंदर बनना चाहिए था वह बन गया, इसलिए मटर का दाना फूल गया। ठीक है, एक कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर हेट्रोजाइगस फॉर्म में हो या फिर होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में हो। ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में है, ये होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब होमोजाइगस प्रभावी, होमोजाइगस अप्रभावी और हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस स्थिति में क्या होगा, जितने मंड बनने चाहिए कैपिटल बी की वजह से कुछ मंड बनेगा, लेकिन स्मॉल बी की वजह से कुछ मंड नहीं बन पाएगा, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वह जो सीड का आकार होगा वह मतलब न बड़ा होगा न छोटा होगा, बीच का हो जाएगा, उसका कलर बीच में आ जाएगा, ना इंटरमीडिएट स्टेज पे आ जाएगा, यानी कि क्या कहे, मझोला कह सकते हैं, मझोला सेफ हो जाएगा, यानी कि यह इंटरमीडिएट हो गया, ना ही गोल हुआ और ना ही रिंकल हुआ, ये झुर्रीदार इसको बनाएगा, क्या बनाएगा, झुर्रीदार यानी कि रिंकल। इसमें ये इंटरमीडिएट लेवल रह जाएगा इसका, किसका, मंड के कणों का इंटरमीडिएट लेवल रह जाएगा। तो यह बीज का जो शेप होगा बहुत बड़ा नहीं होगा और बहुत झुर्रीदार भी नहीं होगा, बीच का होगा, इंटरमीडिएट साइज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इंटरमीडिएट साइज कर दे रहा है तो इसको क्या कहेंगे, क्या दिखा रहा है, यह बताओ क्या दिखा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता दिखा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता यहाँ पे फॉलो करता है ये, यानी कि हेट्रोजाइगस स्टेज में रहेगा तो ना ये कैपिटल बी अगर इसको क्या होना चाहिए, मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए इसको, जैसे हम कैपिटल टी स्मॉल टी को देख रहे थे कि प्लांट लंबा हो जा रहा था, तो इसको भी क्या होना चाहिए था, सीड राउंड होना चाहिए था, गोल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गोल ना होके उससे थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि स्टार्च के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी मंड के जो कण होते हैं वो कम मात्रा में बनते हैं, और जो स्मॉल बी वाला जो एलील रह जाता है, यह झुर्रीदार बीज बनाता है, झुर्रीदार बीज बना देता है, यानी कि जितनी मात्रा में मंड के कण बनने चाहिए थे उतनी मात्रा में मंड के कण बन नहीं पाते हैं, इस वजह से यह पिचका हुआ होता है, यानी कि झुर्रीदार हो जाता है। तो इस तरीके से एक जीन का, बी जीन का हमने कितने में प्रभाव देखा, सीड के शेप पे देखा प्रभाव, झुर्रीदार बना, राउंड बना यानी गोल बना, या फिर मझोला शेप बना उसका। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक जीन ने कई सारे प्रभाव दिखाए, इसकी एक जीन की वजह से 3 फिनोटाइप हमको देखने को मिला, 3 दृष्टि प्रारूप हमको देखने को मिला, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी यानी कि बहु प्रभाविता, एक जीन के बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को मिले। इसी चीज को इसमें नोट किया गया है कि स्टार्च ग्रेन्यूल का जो निर्माण होता है मटर में, उसकी वजह से सीड शेप इसका और सीड साइज जो होता है वह प्रभावित होता है, यानी कि यह अपना लियोट्रॉपिक प्रभाव दिखाता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स थे जो मेंडल के काम से रिलेटेड थे और उसके एक्सेप्शन के रूप में थे। ठीक है, मेंडल ने जो काम किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे, उससे ये रिलेटेड थे और उसके एक्सेप्शन के रूप में थे। इसके बाद से हमने जितने भी टॉपिक्स देखे हैं उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडल के एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होते हैं, बताओ। मेंडल के एक संकरण में जो F1 पीढ़ी के पौधे थे वो कैसे हुए, सभी बताना। जैसे हमने क्या कराया था, संकरण कराया था ऐसे, कैपिटल टी तो बना क्या था, गैमेट बना था सब,
तो F1 पीढ़ी में सभी कैसे बने थे, सभी के सभी प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी बने थे, है ना। F1 पीढ़ी में सभी के सभी लंबे बने थे। अब सारा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसका अगर 2 गैमेट हम बना दें, इसका 2 गैमेट बना दें, 2 गैमेट बनेगा ना जी, इससे भी 2 गैमेट बनेगा, तो सब थी आपस में आएंगे, आपस में आएंगे, संलयित होएंगे, तो क्या बनेगा, 4 के 4 कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, यानी कि F1 पीढ़ी के सारे लंबे बनेंगे। तो ये आप लोगों को याद होगा, इसके आधार पे इसको आंसर करना कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होते हैं, अप्रभावी लक्षण वाले, प्रभावी लक्षण वाले, मध्यवर्ती लक्षण वाले, आधे प्रभावी एवं आधे अप्रभावी वाले। यह प्रभावी लक्षण है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे है, और यह मेंडल के नियम के अनुसार है। तो कैपिटल उन्होंने क्या बताया था कि F1 पीढ़ी में जितनी भी प्रोजेनी बनती है, जितनी भी संतानें बनती हैं, वो सभी की सभी लंबी होती हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट अलील होता है, प्रभावी अलील होता है, वह अप्रभावी अलील को अभिव्यक्त नहीं होने देता है, जिसकी वजह से वह अपना असर नहीं दिखा पाता है और सभी के सभी लंबे पौधे बन जाते हैं। तो क्या कहेंगे, यह F1 पीढ़ी के सभी पौधे कैसे होते हैं, तो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 का बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी संकरण से F1 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या होगा। देखो, या 2 तरीके से, फिनोटाइप के संदर्भ में ये पूछा कि कैसे लक्षण वाले होंगे, तो प्रभावी लक्षण वाले होंगे। तो कैसा जीनोटाइप बनेगा, जब कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराया जाएगा, तो जो F1 पीढ़ी बनेगी उसमें जो प्रोजेनी बनेंगे उसके जीनोटाइप कैसे होंगे, यानी कि जीनी प्रारूप कैसा होगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी में क्रॉस कराया है, तो हमारा आंसर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 का बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है कि F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात क्या होता है। लक्षणों का यानी कैसा लक्षण जी, लक्षण क्या है, यहाँ देखो, लक्षण अगर नहीं समझे होगे तो ऐसे सवाल बनाने में परेशानी होगी। लक्षण यानी कि कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर यानी कि जो लक्षण दिख रहा है, यानी कि जो फिनोटाइप, लक्षण क्या होता है, जो बाहर से दिखता है, यानी उसको फिनोटाइप भी कहते हैं। तो लक्षण कह लो, कैरेक्टर कह लो, चाहे फिनोटाइप कह लो, बात वही है, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में जितने भी फिनोटाइप होते हैं उसका अनुपात क्या होता है। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ था, इसकी सेल्फिंग कराई गई थी, क्या कराया गया था जी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी बनी थी, तो इसकी सेल्फिंग करा दी गई थी। तो हमने पनेट स्क्वायर बनाया था, उसमें क्या देखा था, पनेट स्क्वायर में देखा था कि ये वाले एक मादा मान लिया, एक को नर मान लिया, इसके गैमेट को यहाँ लिखा, इसके गैमेट को यहाँ लिखा, क्या क्रॉस करा के बनाया, कैपिटल टी कैपिटल साथ में आएगा तो कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और फिर स्मॉल टी साथ में आएगा तो स्मॉल टी हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या थे, ये होमोजाइगस टॉल था, कैपिटल टी क्या था, होमोजाइगस टॉल लंबा, कैपिटल टी कितना है, ये 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये हेटेरोजाइगस लंबा है, क्या है, हेटेरोजाइगस लंबा, ये इसकी संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। और स्मॉल टी ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस बोना, है ना, होमोजाइगस रिसेसिव यानी होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, यानी कि बोना है, इसकी संख्या 1। तो क्या है, ये तीनों लंबे बने, क्या बने जी, 2 1 3 कितने बने, लंबे बने। तो फिनोटाइप क्या हो गया, फिनोटाइप क्या हो गया, दृश्य प्रारूप क्या हो गया, प्लांट कैसा दिख रहा है, 3 लंबे दिख रहे हैं और कितने बौने दिख रहे हैं, 1 बौना दिख रहा है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा, 3:1 हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात क्या होता है, लक्षण का अनुपात हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3:1 यानी कि बी हो जाएगा। ये कलर हल्का दिख रहा है क्या उसको, चलो नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट सवाल कि 4 नंबर सवाल है, F2 पीढ़ी में जीनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे जीनोटाइपिक अनुपात क्या आया, 1:2। अगर फिनोटाइपिक 3 लंबे 1 बौना था तो 3:1 हो गया फिनोटाइप, और 1 क्या है, बौना है, और क्या है, इसमें से 1 है होमोजाइगस टॉल,
दो हैं हेट्रोजाइगस टॉल और एक है होमोजाइगस रिसेसिव, है ना, होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो इसका जीनोटाइप क्या हो गया, जीनी प्रारूप क्या हो गया, एक, ये ऐसे कितने हैं, दो और एक, तो 1:2:1 हो जाएगा, 1:2:1 यानी कि जीनोटाइप हो गया, यानी कि जीनी प्रारूप ये हमारा हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, 4 का बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे 5वां सवाल, कि अप्रभावी लक्षण F2 पीढ़ी में पुनः क्यों दिखाई देता है, F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण पुनः क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तुमने यहाँ देखा था जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये देखे थे कि F1 पीढ़ी के सारे प्लांट लंबे थे, उसका पेरेंट कैसा था, किस पेरेंट में क्रॉस कराया गया था, लंबे पेरेंट में लंबा जनक और बौना जनक था, तो उनकी क्रॉसिंग कराई गई थी। तो F1 पीढ़ी में जितने बच्चे हुए थे, उनके जितने प्रोजेनी थे वो सभी के सभी लंबे थे। F1 पीढ़ी में बौना जो पेरेंट का लक्षण था वो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन वही जब F1 पीढ़ी के सदस्यों को सेल्फिंग कराया गया, उसमें स्वपरागण कराया गया, तो जो F2 पीढ़ी तैयार हुई, जो F2 पीढ़ी तैयार हुई उसमें 3 लंबे और 1 बौना दिखाई दिया, यानी कि जो F1 पीढ़ी में स्किप कर गया था, नहीं दिखाई दिया था, वो जाके F2 पीढ़ी में दिखाई दिया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को पूछ रहा है कि F2 पीढ़ी में लक्षणों का अनुपात, F2 पीढ़ी में ये जो अप्रभावी लक्षण था यानी कि स्मॉल टी वह पुनः क्यों दिखाई दे दिया, जो F1 में नहीं दिखाई दिया था तो F2 में क्यों दिखाई दे दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, उत्परिवर्तन के कारण, एलीलों के पृथक्करण के कारण, संकरण के कारण या जीन विलोपन के कारण। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, या हम जब मेंडल का लॉ पढ़ रहे थे तो उसमें म्यूटेशन की हमने चर्चा ही नहीं करी थी, तो ये कैंसिल। ठीक है, एलीलों के पृथक्करण के कारण, किसके कारण, एलील जो थे उसके सेग्रीगेशन के कारण। देखो कैसे भी ये क्वेश्चन कहीं से किसी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। हमने पढ़ा है कि जब एक संकर क्रॉस मेंडल ने किया था, उसके आधार पे 2 उन्होंने नियमों का प्रतिपादन किया था, एक था प्रभाविता का नियम और दूसरा था विसंयोजन का नियम, यानी कि पृथक्करण का नियम। विसंयोजन मतलब अलग होना, क्या होना, विसंयोजन मतलब गैमेट बनने के दौरान हमने कैसे देखा था कि पेरेंट का एक सेट था, एक गैमेट में जा रहा था, और दूसरा सेट था तो दूसरे गैमेट में जा रहा था। एक पेरेंट में 2 सेट थे गुणसूत्र के, जिसमें से अगर मान लो कि ये 2 सेट है, ये 2 सेट है जो पेरेंट में है गुणसूत्र के, उसमें से एक सेट कहाँ गया, एक युग्मक में गया और एक सेट एक युग्मक में गया, तो ये अलग हुए ना जी, इसको हम विसंयोजन कहते हैं, यानी पृथक्करण कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्मॉल कैरेक्टर दिखाई दिया F2 पीढ़ी में, अप्रभावी लक्षण दिखाई दिया, वो किसके कारण दिखाई दिया, एलीलों के पृथक्करण के कारण, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी आधार पे है कि एलील अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। तो हमारा आंसर 5वां का बी हो जाएगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि प्रभाविता के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होता है, दोनों एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं। ठीक है, प्रभाविता का नियम कहता है कि दोनों एलील समान रूप से अभिव्यक्त होंगे, बिल्कुल नहीं। प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक देता है। प्रभाविता नियम को क्या कहता है, प्रभावी जो एलील होता है वह अप्रभावी एलील को ढक देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता है, अभिव्यक्त नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, कौन, बी। दोनों एलील नष्ट जाते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होता। एलील आपस में जाते हैं, बिल्कुल नहीं। आपस में जाते हैं क्या मतलब, मिक्स थोड़ी ना होते एक दूसरे से, वो अलग अलग ही सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग ही विसंयोजित होते हैं। तो प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या होता है जी, प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक देता है, उसको अपना प्रभाव नहीं दिखाने देता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट सवाल है 7वां नंबर, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीनोटाइप प्रभावी लक्षण व्यक्त करेगा, कौन सा जीनोटाइप प्रभावी लक्षण व्यक्त करेगा। अभी हम मेंडल के अनुसार ही जाएंगे, जब तक कोई विशेष परिस्थिति क्वेश्चन में ना दी गई होती है तब तक हम मेंडल के रूल को ही फॉलो करते हैं और उसी रूल के अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट के आधार पे हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा जीनोटाइप प्रभावी लक्षण व्यक्त करेगा, तो बताओ कौन सा प्रभावी लक्षण व्यक्त करेगा। यह रिसेसिव है तो अप्रभावी बनाएगा, ये नहीं होगा। यह केवल ए, ये भी कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कह लो, कैपिटल ए स्मॉल कह लो, ठीक है, स्मॉल ए, प्रभाव कौन दिखाएगा, यह प्रभावी लक्षण
व्यक्त करेगा। तो यह जीनोटाइप प्रभावी लक्षण व्यक्त करेगा। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। देखो अच्छे से यहाँ पे नहीं हो पाया है, ये बी नंबर ऑप्शन जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रभावी एलील को किस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रभावी एलील को किस अक्षर से दर्शाते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, छोटे अक्षर से, बड़े अक्षर से, अंक से या रोमन अंक से। ठीक है, तो यह हम क्या कहेंगे, बड़े अक्षरों से। कैपिटल टी को हम क्या करते हैं, प्रभावी एलील मानते हैं ना। कैपिटल टी हो गया, कैपिटल आर हो गया, राउंड के लिए आर यूज करेंगे, येलो और ग्रीन के लिए कैपिटल वाई का मतलब येलो हो जाता है, तो स्मॉल वाई कह दे तो ग्रीन हो जाता है। तो जितने भी कैपिटल लेटर हैं वह डोमिनेंट एलील को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि प्रभावी एलील को वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंटिंग हो गई है। प्रभाविता का नियम रहना चाहिए। प्रभाविता का नियम किस पीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है, बताना। प्रभाविता का नियम किस पीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है? पेरेंट में? बिल्कुल नहीं, पेरेंट को तो क्रॉस ही कराते हैं। F1 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, F3 में। F3 की हमने चर्चा ही नहीं करी थी, तो ये तो ऐसे ही आउट हो जाएगा हमारे ऑप्शन से। ये पेरेंट है तो उसको तो क्रॉस ही करा रहे हैं। बचा क्या, F1 और F2। F1 और F2 में बताओ। F2 में तो अप्रभावी लक्षण भी दिखा था, लेकिन F1 में जितने भी लक्षण थे सभी के सभी प्रभावी लक्षण ही दिखाई दिए थे, तो हमारा आंसर F1 हो जाएगा। बी हो गया, यानी कि F1। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ प्रभाविता होना चाहिए, इसमें डाला प्रभाविता। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन गलत है? प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक देता है, क्या सही है कि गलत है? हम पढ़ते आए हैं कि प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को ढक देता है, उसको प्रभाव को अपने दिखाने नहीं देता है, तो ये सही है। क्या है, ये सही है। ये क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अप्रभावी एलील अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा होता है, अस्थायी रूप से अप्रभावी एलील समाप्त हो जाता है? अगर अप्रभावी एलील अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता तो F2 में फिर दिखाई नहीं देता। F1 में तो दिखाई नहीं दिया था, लेकिन F2 पीढ़ी में वो दिखाई दिया है। इसका मतलब अप्रभावी एलील अस्थायी रूप से समाप्त नहीं होता है। ठीक है, अप्रभावी एलील F2 में पुनः प्रकट हो सकता है। ये सही है कि गलत है? तो ये सही है। कथन क्या पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, तो ये भी सही, ये भी सही। दोनों एलील पृथक रहते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ये सही है कि गलत है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, विसंयोजन का नियम, पृथक्करण का नियम क्या कहता है, दोनों एलील कभी मिक्स नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग जाते हैं युग्मकों में। तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, जो कथन कौन सा गलत हो जाएगा, ये अप्रभावी एलील अस्थायी रूप से समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 10 का बी। ठीक है, इसके बाद से 11 नंबर सवाल देखेंगे, पृथक्करण के नियम को क्या कहा जाता है? पृथक्करण के नियम यानी कि विसंयोजन के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखो, दो दो टर्म, तीन तीन टर्म याद रखने चाहिए कि इसको और क्या कहते हैं। कभी कभी सवाल डायरेक्ट पूछता है, कभी कभी दूसरे नाम से भी पूछ देता है। ठीक है, तो पृथक्करण के नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, स्वतंत्र अपविभजन का नियम कहते हैं, सप्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये नहीं होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है। पृथक्करण को और क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो हमारा आंसर 11 का ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 12 नंबर सवाल है, युग्मक निर्माण के समय क्या होता है? युग्मक के निर्माण के समय क्या होता है? एलील साथ रहते हैं, एलील अलग हो जाते हैं, एलील नष्ट हो जाते हैं, एलील दुगुने हो जाते हैं। एलील नष्ट बिल्कुल नहीं होते, दुगुने भी बिल्कुल नहीं होते, साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं। युग्मक निर्माण जब होता है तो कैसे बताया था, ऐसे इससे युग्मक निर्माण होगा तो दोनों इसके एलील क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, एलील अलग हो जाते हैं। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 13वां क्वेश्चन है कि पृथक्करण का किस प्रक्रिया में, पृथक्करण का नियम किस प्रक्रिया में सिद्ध होता है? यहाँ नियम छूट गया है, लगाओ। पृथक्करण का नियम किस प्रक्रिया में सिद्ध होता है? तो समसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, निषेचन में। ये तीनों में बताना कहाँ पृथक्करण का नियम फॉलो होता है जी। अर्धसूत्री विभाजन, कहीं भी युग्मक निर्माण होता है उसी समय पृथक्करण का नियम हम लोग पढ़ते हैं। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, युग्मक निर्माण के समय एक सेट एक युग्मक में और दूसरा जो एलील होता है वो एक युग्मक में जाता है, यानी कि गैमेट में जाता है। तो यह युग्मक का जो निर्माण होता है
वह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, किस विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो हमारा आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनता है, और युग्मक बनने के दौरान पृथक्करण के नियम को फॉलो किया जाता है, और विसंयोजन का नियम उसी के आधार पर ही दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब क्लास लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और याद करते रहो। थैंक यू।